बेटा कैसे हो आप लोग? रिवाइज करके आए बेटा? तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू देख रहे थे। तो एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स हम लोगों ने कुछ देखे थे, टाइप्स की बात कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो हमने बेटा देखा था जो एक टाइप का देखा था जो सिंगल लेयर में होता है टिश्यू, उसको हमने क्या कहा था बेटा? सिंपल टिश्यू कहा था। क्या कहा था बेटा? सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम कहा था। ठीक है बेटा। और एक देखा था कि जो मल्टी लेयर होता है, ऐसे ये बेटा कुछ सेल्स हैं जो कि कई लेयर में अरेंज हैं, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड। तो जो सिंपल एपिथेलियम है बेटा, ये सिंपल एपिथेलियम जो होती है वो सिंगल लेयर होती है ना बेटा। कई सेल्स मल्टी सेलुलर है लेकिन वो एक लेयर में। ठीक है। इसमें हमने इसके टाइप देखे थे। हमने कहा था जो जिसका शेप कैसा है, फ्लैटेंड सेल्स से बनी होती हैं जो, और इरेगुलर इजेस होती, देखो ऐसे है ना, पॉलीगोनल इरेगुलर इजेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है। और सिंपल है तो स्क्वामस सिंपल एपिथेलियम। ठीक बेटा। फिर यहाँ पर दूसरी हमने देखा था, अगर ये सेल्स ऐसे क्यूब के शेप में है, क्यूबॉइडल शेप में है, अगर क्यूबॉइडल शेप में तो हम इसको बोलेंगे बेटा सिंपल क्यूबॉइडल। क्या बोलेंगे बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना बेटा। और अगर ये इसमें बेटा ऐसे सेंट्रल न्यूक्लियस होता है ना, और ये क्यूबॉइड शेप में होती, अगर ऐसे लंबी पतली सेल्स हो विद बेसल न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है। ये हमने टाइप्स देखे थे। इसके बेटा क्या एग्जांपल बताया था? एल्वियोलाई, ब्लड वेसल की लाइनिंग। ये जो होती है सिंपल एपिथेलियम वो मेनली लाइनिंग बनाती है ना, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक। इस पे हमने कहा था अगर बेटा ये सिलिया प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। अगर इस पे बेटा माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर शेप है, तो क्या बोलेंगे बेटा? हाँ बेटा। अगर इस पे स्टीरियो सिलिया प्रेजेंट हो हैं, सिलिया बेटा देखो ये होती है जो ये ऊपर से नीचे तक इसकी जो मोटाई होती है एक जैसी होती है, यूनिफॉर्म मोटाई होती है। इसमें ये ऊपर की तरफ पॉइंटेड होती है, इसको स्टीरियो सिलिया बोलते हैं। ऐसी सिलिया है अगर बेटा, इसको क्या बोलेंगे? स्टीरियो सिलिया बोलेंगे, है ना। कॉल्यूमनर के ऊपर बेटा अगर देखो, कॉल्यूमनर क्या है? कॉल्यूमनर के बेटा ऊपर अगर ऐसे सिलिया लगी हुई हैं तो क्या बोलेंगे उसको? सिलिएटेड कॉल्यूमनर। सिंपल है तो सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर है तो क्या बोलेंगे बेटा? हाँ ठीक है। इस पे भी बेटा अगर स्टीरियो सिलिया है तो सिंपल स्टीरियो सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है बेटा। ये तो बेटा स्ट्रेटिफाइड है, ये मेन इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना। ठीक है। और ये मल्टी लेयर होती हैं। अभी हम इनकी बात करेंगे। पहले हमने क्यूबॉइडल तक देख लिया था, कॉल्यूमनर का हमें देखना है। कॉल्यूमनर इनका बेटा न्यूक्लियस यहाँ पे बेस पे होता है, वही है बस समझ लो। अब अगर क्यूबॉइडल सेल को हमने दबा दिया तो ये लंबी हो गई, लेकिन ये अपना न्यूक्लियस वही अपनी पोजीशन पर है। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉल्यूमनर बोलेंगे। ठीक है। तो ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम बेटा सिंपल ही की बात हो रही है। इसके ऊपर बेटा अगर ऐसे सिलिया प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सिलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी? किस रीजन में देखने को मिलेगी बेटा? ये फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिलती है। कहाँ पे बेटा? हाँ, कॉल्यूमनर सिलिएटेड मेनली फैलोपियन ट्यूब में मिलती है।
अच्छा, इसके ऊपर बेटा अगर ब्रश बॉर्डर ऐसे लगी हुई है, ब्रश बॉर्डर, तो इसको हम बोलेंगे ब्रश बॉर्डर, ब्रश बॉर्डर कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है बेटा, तो ये हमें कहाँ मिलेंगे मेनली? गॉल ब्लैडर में। ठीक है, गॉल ब्लैडर मिलेंगे। सिंपल क्यूबॉइडल जो ये जो कॉलमनर एपिथेलियम होती है बेटा, ये कॉलमनर एपिथेलियम हमें लीवर में एंड हेपेटिक डक्ट में मिलती है। ठीक है, बाइल डक्ट में, हेपेटिक डक्ट में या बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट कहीं ज़्यादा सही है, बाइल डक्ट में मिलती। अगर ये अगर सिलिएटेड होगी तो हम इसको बोलेंगे सिलिएटेड, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन ये सिंपल है तो सिंपल बोलेंगे, है ना, सिंपल सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब मिलेगी। ब्रश बॉर्डर अगर कॉलमनर है तो ये कहाँ मिलेगी हमें बेटा? गॉल ब्लैडर में मिल जाएगी। अच्छा बेटा, अगर इसके साथ ये अगर ये ग्लैंडुलर है बेटा, ग्लैंडुलर है, जैसे कि है कॉलमनर ही है बेटा, लेकिन ये ग्लैंडुलर है, सिक्रीशन का काम कर रही है। ठीक है, ग्लैंड एसोसिएटेड है इसके ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है बेटा, जहाँ पर सिक्रेशन होगा वहाँ पर, तो ये हमें मिलेंगे बेटा इंटेस्टाइन में, स्टमक में। कहाँ मिलेगी बेटा? स्टमक में और इंटेस्टाइन में मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। किसी किसी में बेटा ब्रश बॉर्डर भी होगी और वो ग्लैंडुलर भी होगी, कॉलमनर एपिथेलियम की बात हो रही, तो वो हमें ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पर सिक्रेशन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, जैसे इंटेस्टाइन में, ड्यूडेनम में, जियोजेनम में, एलियम में, इन तीनों जगहों पर हमें कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम मिलेगी। सॉरी, सिलिएटेड नहीं, कॉलमनर ब्रश बॉर्डर और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम वहाँ मिलेगी। उसका काम सिक्रेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी होगा, क्योंकि वहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं, जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, वो सिक्रेट करेंगे और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब भी करेंगे वहाँ पर। क्लियर है? आप देखते हैं, बताइए स्ट्रेटिफाइड, तुम्हारे एनसीईआरटी में कंपाउंड लिखा हुआ, कंपाउंड एपिथेलियम। तो ये जो बेटा कंपाउंड एपिथेलियम है, ये मल्टी लेयर होती है ना बेटा? जैसे कि स्ट्रेटिफाइड को भी हमने मल्टी लेयर कहा था, ये स्ट्रेटिफाइड ही हैं। दो तरह से इनको डिवाइड भी किया जा सकता है। एक होती है स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल होगी, और एक होगी नॉन स्ट्रेचेबल होगी। जो स्ट्रेचेबल होगी बेटा, वो होगी तो ऐसे ही, ये जैसे ये कई लेयर में है, इनके जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, इनके बीच में जो जंक्शंस होंगे बेटा, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि ये जो स्ट्रेचेबल है कि नॉन स्ट्रेचेबल है। ठीक है, इनके बीच में जो बेटा जंक्शन होता है वो कौन सा होता है? उसमें बेटा इंटरडिजिटेशन होता है। क्या होता है? इंटरडिजिटेशन, याद है बेटा, लास्ट लेक्चर में बताया था, है ना? इंटरडिजिटेशन होता है। यहाँ पर बेटा हमें इसमें डेस्मोसोम्स मिलेंगे। इसमें क्या मिलेंगे बेटा? इसमें डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए नॉन
स्ट्रेचेबल होगा। तो इसकी जो सेल्स हैं बेटा ये क्या होती हैं, इनके बीच में इंटरडिजिटेशन होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। है तो बेटा स्ट्रेटिफाइड ही है ना बेटा, स्ट्रेटिफाइड है ये, लेकिन क्या होता है कि इनमें इंटरडिजिटेशन है। जंक्शन, एक गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन बताया था, है ना, और उसी तरह हमने एडहेरिंग के साथ में इंटरडिजिटेशन बताया था। तो ये स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है, और ऐसे आर्गन्स में होगा जहाँ पर स्ट्रेचिंग, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, ये इसका एग्जाम्पल है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, वहाँ पर स्ट्रेचिंग होती है। तो जब बेटा ये स्ट्रेचिंग, जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल होता है तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है ना, तो उस समय ये इसका, जब ये स्ट्रेचिंग मोड में होगा तब इसके शेप चेंज हो जाएगा, है ना, इनके सेल्स का। ये जो बेटा होते हैं ये मेनली इनको स्ट्रेटिफाइड ही कहेंगे, और ये नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, और इनके बीच में बेटा डेस्मो ये ऐसे ही रहेंगे, ऐसे जो इनके बीच में जंक्शंस होगा उन जंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डेस्मोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, इनका मॉडिफिकेशंस हम देख लेते हैं अभी। ये हम बात करें बेटा, ये कंपाउंड में दो तरह के होंगे, इनको हम स्ट्रेचेबल या ट्रांजिशन भी बोलेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम बोलेंगे। ठीक है, ये होगी नॉन स्ट्रेचेबल या स्ट्रेटिफाइड, जिनके बीच में जो जंक्शंस होंगे उसमें डेस्मोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ये नॉन स्ट्रेचेबल होंगे। ठीक है, इनका काम होता है प्रोटेक्शन, इनका भी काम प्रोटेक्शन ही होता है। इसके अभी हम मॉडिफिकेशन देख करके फिर एग्जाम्पल भी साथ में देखेंगे। इसको इरेज करें बेटा। तो मैं जो कॉलमनर एपिथेलियम हमने बताया था अभी सिंपल कॉलमनर में, उसमें बेटा कॉलमनर में क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होती हैं कॉलमनर की वो साइज में वैरी करती हैं किसी एपिथेलियम में ऐसे। और ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन और कनेक्टिव टिश्यू लगा हुआ है यहाँ पर, ये ऐसे। तो बेटा ये भी कॉलमनर एपिथेलियम है, ये भी कॉलमनर एपिथेलियम है, छोटी है, साइज में वेरी कर रही हैं, कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, लेकिन हैं सभी कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो इसको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ये बताओ स्ट्रेटिफाइड में आएगा कि सिंपल में आएगा? सिंपल में, क्योंकि लेयर सिंगल ही, दूर से देखने पे लगता है कि यहाँ पे मल्टी लेयर है ना, लेकिन वो सिंगल लेयर है वो, क्योंकि सभी कॉलमनर एपिथेलियम है, कुछ लंबी है कुछ छोटी है, ये भी कॉलमनर है ये भी कॉलमनर है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसको हम बोलेंगे, क्योंकि लगता है स्ट्रेटिफाइड है नहीं, स्यूडो का मतलब भी होता है फॉल्स, है ना, तो इसलिए इसको हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कहेंगे। ये इसी में सिंपल एपिथेलियम में आती है, कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है वो बनाती है ये। ठीक बेटा, ये आपको कहाँ मिलेगा बेटा? नेजल पैसेज में, इसका एग्जाम्पल है नेजल चेम्बर, ट्रेकिया, उनमें ये मिलता है। ये इरेज करें बेटा। क्यूबार्डल एपिथेलियम को जर्मिनल एपिथेलियम भी कहते हैं ना, बताया था ना। अब बेटा जो स्ट्रेटिफाइड हैं इनके टाइप्स हम देख लेते हैं। ये बेटा कनेक्टिव टिश्यू है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये है स्ट्रेटिफाइड।
तो ये बेटा मल्टी लेयर हो सकती है। जो ये वाली जो सबसे नीचे की जो लेयर होती है बेटा, ये जर्मिनल लेयर होती है और ये क्यूबॉइडल होती है, क्योंकि इसी से बाकी लेयर जो होती है ये फॉर्म होती है। ये डिवाइड होती रहती है, इसका माइटोटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, बताओ ये सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है इसमें किसको मिलेगा, ऊपर वाली लेयर को मिलेगा कि नीचे वाली लेयर को मिलेगा? क्योंकि नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, तो जब न्यूट्रिशन जब नीचे से मिलेगा तो सबसे नीचे वाली लेयर को मिलेगा। इसका माइटोटिक इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, इसकी ज़रूरत भी न्यूट्रिशन को ज़्यादा है, क्योंकि ये माइटोसिस करके अन्य लेयर्स बना रही है ये इसके ऊपर, है ना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये बेटा कई टाइप्स की हो सकती हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड है सभी, ये सब एपिथेलियल सेल्स लगी हुई हैं, एक के ऊपर एक कई लेयर में है। अब इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है जो बेटा, इस पे डिपेंड करता है कि इस लेयर की टाइप कौन सी है, मतलब सॉरी इस स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम में किस टाइप की है। अगर ये ऊपर वाली जो सेल्स यहाँ पर स्क्वामस सेल्स लगी हुई हैं, ये स्क्वामस सेल्स लगी हुई हैं अगर, तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? हाँ बेटा, स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बेटा। अब बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस जो होती है ये भी दो तरह की होती हैं, ये होती हैं केरेटिनाइज और नॉन केरेटिनाइज। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये केरेटिन की लेयर लगी हुई है, एक पे नहीं लगी। हम अगला इसी में बना के दिखा दे रहे हैं। एक देखो ये इमेजिन करो कि एक ये पूरी लेयर ऊपर वाली है जो पूरी ये ऐसे स्क्वामस सेल्स की बनी हुई है। स्क्वामस का मतलब फ्लैट होता है ना बेटा, फ्लैट न्यूक्लियस, फ्लैट सेल विद इरेगुलर एजेस। तो ये स्क्वामस सेल्स हैं, तो इनके ऊपर बेटा केराटिन लगी हुई, क्या लगी हुई है? केराटिन लगी हुई है। तो इसको हम बोलेंगे केराटिनाइज। क्या बोलेंगे बेटा? केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, है ना। एक ऐसी है, इमेजिन करो कि जिसके ऊपर केराटिन नहीं है। इसी डायग्राम में देख लो, ये एक लेयर पूरी है जिसमें कि ये केराटिन की लेयर जो है वो नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बेटा। अब जब ये ऊपर की सेल्स होंगी बेटा, ये जो केराटिनाइज, अब ये बेटा इम्परमेबल होंगी, ऊपर से कोई न्यूट्रिशन आ नहीं पाएगा, और अगर ये कई लेयर में है तो नीचे से भी न्यूट्रिशन यहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो ये वाली सेल जो होती है वो डेड हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो ये नॉन लिविंग सेल होती है और बॉडी के नॉन लिविंग पार्ट में मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, कि जहाँ जहाँ भी नॉन लिविंग पार्ट है बॉडी के, वहाँ वहाँ ये एपिथेलियम प्रेजेंट होगी। जैसे बेटा हेयर्स, नेल्स, हूव्स, एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की जो एक्सटर्नल लेयर है बेटा, वो भी काहे की बनी होती है? केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। क्लियर है? अदर एनिमल्स में फेदर्स, विंग्स, हूव्स, हॉर्न्स, ये जो स्ट्रक्चर हैं बेटा, तो वो भी केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई होंगी। ठीक है। नॉन स्ट्रेटिफाइड जो नॉन केराटिनाइज्ड होती है बेटा स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, वो एपिथेलियम जो होती हैं ऐसे वेट जहाँ पर स्मूथ एरियाज होंगे वहाँ पे मिलेंगी, लिविंग पोजीशन पर। जैसे कि माउथ में जो लिप्स हैं बेटा, लिप्स की जो लाइनिंग होती है वो नॉन केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियम की होती है। चीक्स, है ना बेटा, पैलेट, बक्कल कैविटी और ईसोफेगस, इसकी जो लाइनिंग होती है बेटा वो काहे की बनी होती है?
नॉन केराटिनाइज स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है बेटा, क्लियर है? हम बेटा ऊपर वाली लेयर इरेज कर रहे हैं, सेम, बाकी तो सेम ही है। देखो स्ट्रेटिफाइड में जो नीचे की सभी लेयर्स होंगी वो सेम रहेंगी, जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो केवल किसके बेसिस पर होगा बेटा? अपर लेयर के बेसिस पे होगा, है ना। अगर ये वाली लेयर बेटा क्यूबॉइडल है, ये वाली लेयर क्यूबॉइडल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब इसके ऊपर बेटा सिलिया भी हो सकती है, ना। तो ये हो जाएगी क्यूबॉइडल सिलिएटेड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके ऊपर बेटा ब्रश बॉर्डर भी हो सकता है ना बेटा। तो ये हो जाएगा क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, ब्रश बॉर्डर पहले भी कह सकते हो, बाद में भी कह सकते हो कि ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम या क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जैसे आप कह पाओ, ये होता है। ये इसके मॉडिफिकेशंस हैं अलग अलग। ठीक है, क्लियर है? अब ये हो गया क्यूबॉइडल। अब अगर ये वाली सेल्स बेटा कॉल्यूमिनर हैं, ये वाली सेल्स बेटा कॉल्यूमिनर भी तो हो सकती हैं। हाँ बेटा, क्यूबॉइडल वाले में एग्जांपल क्या हो सकता है? क्यूबॉइडल में जब अगर सिलिएटेड है तो वो होगी आपकी उसमें ट्रेकिया में। ठीक है, और अगर वो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर है तो वो गॉल ब्लैडर में होगी, इंटेस्टाइन में होगी। ठीक, फैलोपियन ट्यूब में भी होगी, फैलोपियन ट्यूब में कॉल्यूमिनर सिलिएटेड होती। ठीक है, इसके एग्जाम्पल। ठीक, और कोई एग्जाम्पल पता है? हाँ बेटा, क्या बेटा? पैनकार्डिक डक्ट में भी मिलेगी। हाँ, हाँ नेफ्रॉन में मिलती हैं। पीसीटी में किस तरह की मिलेंगी बेटा? पीसीटी में ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलती है ना, रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। बेटा सिंपल जो होगी वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है वहाँ पर रेटिना में भी मिलती है, आइज की रेटिना में। कौन सी मिलती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब अगर ऐसी है तो हम इसको बोलेंगे कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड। बेटा इसके भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे सिलिया है, प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिलिएटेड कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर यहाँ पर बेटा ब्रश बॉर्डर हैं यानी माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ब्रश बॉर्डर कॉल्यूमिनर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलेंगे। अगर यहाँ पर बेटा स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है, ऐसे स्टीरियोसिलिया समझ गए ना बेटा, ऐसे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियोसिलिएटेड कॉल्यूमिनर
स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बेटा, ये वाली कहाँ देखने को मिलती हैं? इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा। एपिडिडाइमस में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी बेटा? एपिडिडाइमस में मिलेंगी और वास डिफरेंस में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं बेटा? वास डिफरेंस में, एपिडिडाइमस और वास डिफरेंस में। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतना इरेज करें। अब बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ऐसी एपिथेलियम जो मॉडिफाई होकर के ग्लैंड्स बनाती है, सिक्रेशन करती है। ठीक है, सिक्रेशन के लिए मॉडिफाई हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये क्यूबॉइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है ना। इसके टाइप्स देखेंगे तो जो ग्लैंड्स बनती है बेटा, वो ग्लैंड्स 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरी होती है मिक्स्ड, या इसको हेट्रोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होगी बेटा, ये बेटा डक्टेड ग्लैंड होती हैं। कैसी ग्लैंड्स होती हैं बेटा? डक्टेड ग्लैंड्स, यानी इनसे जो भी कुछ केमिकल सिक्रीट होगा वो डक्ट के थ्रू अपने टारगेट आर्गन पर पहुंचता है। ठीक है, डक्टेड। इनसे बेटा क्या क्या सिक्रीट हो सकता है? एंजाइम सिक्रीट हो सकते हैं, म्यूकस सिक्रीट हो सकता है, स्वीट, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, ये सब इनसे सिक्रीट होता है। ठीक है, तो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेबेसियस ग्लैंड हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? मैमरी ग्लैंड्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? लीवर किसका एग्जाम्पल है बेटा? एक्सोक्राइन का। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। क्लियर है बेटा? अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? अच्छा, पहले ये बताओ एंडोक्राइन ग्लैंड कहते किसे? एंडोक्राइन जो होती है बेटा, वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा? डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। इनसे बेटा यूजुअली हार्मोन सिक्रीट होते हैं। क्या सिक्रीट होते हैं बेटा? हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, और ये अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट इनटू ब्लड में पोर कर देता है, या फिर नियरिंग बॉडी फ्लूइड में, जहाँ से जिस सेल से सिक्रेट हो रहा है उसके नियर बाय जो बॉडी फ्लूइड है उसमें डायरेक्टली, उसमें एनसीईआरटी में यही लिखा होगा ना। पढ़ो बेटा, लाइन क्या है? हाँ, फ्लूइड लिखा है, लेकिन ये ब्लड में, मेनली ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड, उसमें सिक्रेट कर देती है। क्लियर है बेटा? अच्छा, इसके बेटा एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड,
गोनाड, गोनाड में टेस्टिस एंड ओवरी एटसेट्रा। तो ये सब ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इंडोक्राइन क्यों? क्योंकि ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करती हैं, डक्ट के थ्रू नहीं सिक्रेट करती, डक्ट नहीं होती, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक बेटा। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं बेटा? जिनमें दोनों टाइप्स के सेल्स होती हैं, एक्सोक्राइन भी और इंडोक्राइन, यानी कि इनमें डक्ट भी होंगी और कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जिसमें जो डक्टलेस होगा, जो एंजाइम भी सिक्रेट करेगा और हार्मोन भी सिक्रेट करेगा। तो जैसे इसमें पैनक्रियास है, तो ये बेटा ये दोनों चीज़ें सिक्रेट करेगा, इट सिक्रेट बोथ एंजाइम एंड हार्मोन, है ना बेटा। तो बेटा जो एंजाइम सिक्रेट होगा उससे डाइजेस्टिव जूस होंगे, इसको पैनक्रियाटिक जूस कहेंगे, जो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ आता है बेटा? ड्यूडेनम में, है ना। तो देखो डक्ट है तो ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, क्योंकि एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट होती, तो पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो वो इसका मतलब वो क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इससे क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेंगे, ठीक है, जिसको हम कलेक्टिवली पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। पैनक्रियाटिक जूस में फिर आगे वो पैनक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, ये सब होता है। तो ये एक्सोक्राइन पार्ट है। जो एंडोक्राइन पार्ट है बेटा, इसका जो इंडोक्राइन पार्ट है, इंडोक्राइन पार्ट है इसका, तो उसको हम बोलेंगे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलेंगे बेटा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये बीच में कुछ ऐसा पिलपिला सा सेमी सॉलिड सब्सटेंस भरा होता है जिसमें कुछ सेल्स दिखाई पड़ती हैं, तो वो आइलेट है, मतलब ये सब पूरा फ्लूइड है और ये बीच में कुछ सेल्स हैं, तो इसको हम आइलेट्स बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो उसमें 3 टाइप की सेल्स होती है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल से तो ग्लूकोगन, बीटा सेल से इंसुलिन और डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन, ठीक है, ये निकलते हैं। तो ये आप इंडोक्राइन सिस्टम में आगे पढ़ोगे, इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू, ठीक। तो ये बेटा इसका इंडोक्राइन पार्ट है। इससे क्या निकलेंगे बेटा? हार्मोन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? हार्मोन निकलेंगे इंडोक्राइन पार्ट से। तो अल्फा सेल से ग्लूकोगॉन अभी हमने बताया, और बीटा सेल से इंसुलिन, डेल्टा सेल से सोमेटोस्टैटिन, तो ये सभी हार्मोन हैं, ठीक है, जो कि इंडोक्राइन पार्ट से निकल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे एक्सोक्राइन है, इंडोक्राइन है, मिक्स्ड मेसोक्राइन, मिक्स्ड ग्लैंड, या हेटेरोक्राइन, ये है। इसके अलावा पैराक्राइन होता है बेटा, पैराक्राइन। पैराक्राइन सुना है? पैराक्राइन, पैरा का मतलब होता है नेबरिंग, ऐसी सेल जो ग्लैंडुलर सेल हो जो अपने आसपास अपना सिक्रेशन पोर करे और अपने आसपास की सेल को ही इफेक्ट करे, ठीक है। जो जिसका टारगेट आर्गन उसकी नेबरिंग सेल हो उसको बोलते हैं पैराक्राइन, ठीक है। इसके सिक्रेशन का जो टारगेट आर्गन है, वो ये टारगेट सेल है, वो क्या है? इसकी नेबरिंग सेल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बेटा इस सेल से कुछ सिक्रेट हुआ है कोई केमिकल, तो इसके आसपास जो सेल हैं उनको ये इफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इस सिक्रेशन को पैराक्राइन, ठीक है। एग्जाम्पल है बेटा इंटरफेरॉन। क्या है बेटा? इंटरफेरॉन कब सिक्रेट होता है बेटा? जब वायरस का इन्फेक्शन होता है किसी सेल को, तो वो सेल इंटरफेरॉन सिक्रेट करती है जो आसपास के सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाता है। इंटरफेरॉन का काम क्या है? वायरस के इन्फेक्शन को से बचाना। किसको? उस नेबरिंग सेल्स को। अब ये जहाँ सिक्रेट हो जाएगा वहाँ बचाएगा। तो ये अगर सेल, इस पर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है तो ये सेल चाहेगी कि अदर सेल्स पे वायरस का इन्फेक्शन ना हो, तो ये इंटरफेरॉन सिक्रेट करेगी, तो इसके जो आसपास सेल हैं वो वायरस के इन्फेक्शन से बच जाएंगी। ऐसे सिक्रेशन को क्या बोलेंगे बेटा? पैराक्राइन, ठीक है, क्लियर है बेटा। एक ऑटोक्राइन होता है, अगर तुम लोगों ने कभी सुना हो तो। ऑटोक्राइन क्या होता है बेटा? इसको अगर हम 4 कर दें, इसको 5 नंबर कह दें। ऑटोक्राइन, ऑटोक्राइन मतलब सेल्फ, ऐसी सेल जो
जिसका सिक्रेशन खुद को ही इफेक्ट करता है, जिसका टारगेट आर्गन स्वयं अपनी सेल होती है। मान लो ये बेटा यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, और ये सेल कुछ भी कोई केमिकल मैसेंजर सिक्रेट कर रही है और वो इसी को आके इफेक्ट कर रही है, यानी इस जो सिक्रेशन है इसका टारगेट सेल यही स्वयं है, ठीक है। दिस सेल इटसेल्फ ए टारगेट सेल ऑफ इट्स ओन सिक्रेशन, ठीक है। दिस सिक्रेशन कॉल्ड पैराक्राइन। तो ये सेल पैराक्राइन सेल के, सॉरी ऑटोक्राइन, इस सेल को हम क्या बोलेंगे, ऑटो। पैराक्राइन तो वो हमने बताया ना, तो ये इसको हम बोलेंगे ऑटोक्राइन सेल, ठीक है। ये इसमें अब तुम लोग ये दिमाग तो नहीं लगा रहे बेटा कि जब इसी को सिक्रेट करना है तो इसी को ज़रूरत है, तो ये सिक्रेट ही क्यों कर रही है ना, अंदर ही अपना वो काम कर सकती है। एक्चुअली इसके रिसेप्टर जो होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। तुम लोगों ने रिसेप्टर पढ़ा होगा, हर हार्मोन या एंजाइम कोई भी केमिकल मैसेंजर हो वो रिसेप्टर पे बाइंड होकर काम करता है। तो रिसेप्टर दो जगह पे हो सकता है, या तो सरफेस रिसेप्टर होंगे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होंगे, खास तरह की प्रोटीन होती है जो रिसेप्टर बनाती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है ना, या फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे होती है। तो अगर किसी हार्मोन या केमिकल मैसेंजर के रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर हैं, केमिकल तो अंदर, तो उसको बाहर तो आना पड़ेगा ना। जब बाहर आएगा तो इस रिसेप्टर पे बाइंड होगा, केमिकल चेंज होगा, सेकंड मैसेंजर बनेगा, ठीक है। साइक्लिक एमपी जो भी बने वो तो अलग है। तो जो तब इसकी फिजियोलॉजी इफेक्ट होगी, जो भी इसको करना है तब वो होगा काम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिक्रेशन। क्लियर है बेटा? सेल जो होती हैं, कुछ सेल बेटा ओपन होती हैं सिक्रेशन के टाइम पे, कुछ क्लोज ही रहती हैं। इस बेसिस पर बेटा जो सेल्स होती हैं उनको हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। जब से कुछ सेल होती हैं बेटा जो ओपन होती हैं, खुलती हैं, ठीक है, और कुछ होती हैं जो कि क्लोज ही रहती हैं। तो उसको हम बोलते हैं बेटा 3 टाइप से इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्राइन, दूसरी होती है एपोक्राइन, तीसरी होती है होलोक्राइन, ठीक है। एपोक्राइन का मतलब है बेटा, एक्राइन देखो, ए माने नहीं, एब्सेंट, क्राइन का मतलब है ओपन, खुलना। ये सेल क्लोज रहती है और जो भी सिक्रीट करना होता है वो बाय डिफ्यूज़न करती। कैसे करती बेटा? बाय डिफ्यूज़न, ठीक। तो बेटा इसका जो सिक्रीशन होगा वो कैसा होगा? फ्लूइड लाइक होगा ना बेटा, तब तो डिफ्यूज हो पाएगा पूरा फ्लूइड, बहुत ही डाइल्यूट फ्लूइड होगा ना बेटा, ये डाइल्यूट होगा। एपोक्राइन होता है बेटा, ये थोड़ी सी ओपन होती है। ओपन का मतलब ऐसा नहीं कि सेल बर्स्ट हो जाती है, उसके नहीं, एपो मतलब होता है कि हाफ, थोड़ा सा कम, ठीक। क्राइन तो ये थोड़ा सा ओपन होगी। तो बेटा ये मेमरी ग्लैंड जो होती है, आपने देखा होगा मेमरी ग्लैंड, जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं बेटा जिनसे मिल्क का सिक्रेशन होता है, ये एपोक्राइन होती है। तो बेटा मिल्क जो होता है ये थोड़ा सा डाइल्यूट होता है, इस मतलब इससे कम डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड होता है। जब कोई कंसनट्रेटेड सब्सटेंस सिक्रेट करना होगा तो वो एपोक्राइन करेंगी। मिल्क थोड़ा सा कंसनट्रेटेड है। अब ये बेटा जैसे स्वीट वगैरह है या हार्मोन है, एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बहुत ही फ्लूइड लाइक होते हैं, बहुत ही डाइल्यूट होते हैं, तो वो एक्राइन से सिक्रेट हो जाते हैं। ये एपोक्राइन से, जैसे मिल्क है ये एपोक्राइन से सिक्रेट होगा, ठीक है। होलोक्राइन जो होती है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाती है सब तरफ से, जैसे कि इनके जो चैनल्स है वो ओपन है और वो उनसे सिक्रेशन हो रहा है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो ऐसा जब सिक्रेशन होगा, इसको होलो मतलब पता है कंप्लीट, ठीक है। क्राइन पूरी तरीके से ओपन सेल हो जाती है ये, और अपना जो भी है सब सिक्रेट करने लगती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड जो होता है, जो कंसनट्रेटेड फ्लूइड होता है वो सिक्रेट होता है। तो इसमें ऑयल सिक्रेट होगा बेटा, वैक्स ये सिक्रेट होता है इसमें, ये सब, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो इसका बेटा एग्जाम्पल बताओ, बता सकते हो ना इसका एग्जाम्पल? जैसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहें तो क्या होगा? सेबेशियस ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? इसका है,
ठीक है। मेमोरी ग्लैंड किसका है? एपोक्राइन का है। डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका है? डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका है? एक अच्छा एक्राइन का। अच्छा, जो लेक्राइमल वो ग्लैंड्स होती हैं यहाँ, जो बेटा आँखों से एक सब्सटेंस सिक्रीट होता है, चीपड़ बोलते हैं जिसको, देखा है, डेंस, वो बेटा यहाँ पे होलोक्राइन सिक्रीट होता है, देखा ना बेटा। सो के उठो तो आँखों में चीपड़ लगा था, ऐसे पोंछते हम लोग ना ऐसे, तो सॉलिड होता है ना, डेंस होता है काफ़ी, होलोक्राइन सिक्रीट होता है। पानी जैसा सब्सटेंस, ये समझ लो पानी, दूध, तेल गाढ़ा होता जा रहा है ना धीरे धीरे, जितना गाढ़ा होगा तो अगर हल्का है तो वो एक्राइन से, थोड़ा सा गाढ़ा है तो एपोक्राइन से, और ज़्यादा गाढ़ा है तो होलोक्राइन। क्या बेटा? और नहीं, वो अलग चीज़ है, वो उससे सिक्रेशन से मतलब नहीं यहाँ पे। क्या बेटा? आंसू? हाँ, वो तो आंसू हैं, वो आंसू हैं, तो वो तो एक्राइन ही होगा, वो तो एकदम फ्लूइड होता है ना। टीयर ग्लैंड जो होती है वो एक्राइन होती हैं, ठीक। पसीना जो होता है बेटा, ये दो तरह की सेल्स होती है पसीने में। स्वीट ग्लैंड दो तरह की होती है बेटा। एक ग्लैंड होती है जो कि बहुत ही थिन डाइल्यूट सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं, ठीक है। कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि बहुत ही डेंस सिक्रीट करती है, जैसे माथे से पसीना टपक रहा है, हम काम कर रहे हैं, माथे से पसीना टपक रहा है, या हाथ से, या है ना, तो जो पसीना होगा वो बिल्कुल हल्का होता है ना बेटा। उस पसीने से देखो, उसमें बदबू आती है, स्मेल आती है? नहीं आती है, नहीं आती बेटा। लेकिन आर्म पिट से, यहाँ से जब पसीना निकलता है तो उसमें स्मेल आती कि नहीं आती? आती है ना। लार्जेस्ट जो ये स्वीट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट, वो कौन सी होती है? नहीं, एरियोलर। ये जो ब्रेस्ट होता है ना बेटा, यहाँ पे एरियोला होता है डार्क, तो यहाँ पे बेटा चारों तरफ ग्लैंड्स होती हैं, उससे भी। अच्छा, मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्वीट ग्लैंड का ही तो मॉडिफिकेशन होती हैं, स्वीट ग्लैंड का ही तो मॉडिफिकेशन है ना। तो एरियोला के चारों ओर जो ग्लैंड्स होती हैं लार्ज होती हैं, लार्जेस्ट स्वीट ग्लैंड होती हैं ये, ठीक है। एपोक्राइन में आती हैं वो, ठीक। क्लियर है फिर बेटा? आर्म पिट में जो स्वेट निकलता है उसमें बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होते हैं ना, इस वजह से। तो क्या बेटा अब हम कनेक्टिव टिश्यू शुरू करें? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा, उसका मेन फंक्शन होता है टू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। तो कनेक्ट करने के लिए इसमें बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, वो कनेक्ट करते हैं, और स्केलेटन जो होता है इसका, जो इसी का पार्ट है जो बॉडी को बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सहारा प्रदान करता है ना। तो ये दो इसके काम है, तो उसी से नाम पड़ गया बेटा इसका कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, इसकी ओरिजिन क्या होती है बेटा? मीजोडर्मल ओरिजिन होती है, ठीक है। इसीलिए इसको पहले मीजनकाइम कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा? मीजनकाइम, मीजनकाइमा, इसके सेल्स को मीजनकाइमल सेल्स। लेकिन बाद में देखा गया कि इसका काम जो है वो कनेक्ट करना है डिफरेंट ऑर्गन को, तो कहा गया इसके लिए अच्छा नाम यही हो रहेगा कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तब इसको फिर कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। क्लियर है बेटा? ठीक, इरेज करें। अच्छा, इसमें क्या हम अभी इसके अब वो देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन है ना, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव टिश्यू बेटा कितने टाइप्स का होता है? एक होता है बेटा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये बेटा न्यू क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन जो पुराना था वो तो अब चूँकि अब डिस्कार्ड कर दिया गया, तो उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो न्यू क्लासिफिकेशन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी यही क्लासिफिकेशन लिखा है, तो वही हम पढ़ रहे हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू और बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
और बेटा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये बेटा बहुत ही फैला हुआ टिश्यू होता है ना बेटा, बहुत फैला हुआ। जैसे कुछ लोगों का बिजनेस बहुत फैला हुआ होता है, वैसे ये कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे बॉडी में फैला हुआ, सबसे ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी के अंदर, ठीक है। वैसे अगर हमने कहा था उसमें देखो वेट में तो सबसे ज़्यादा मस्कुलर टिश्यू होता है, हैवी टिश्यू होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेंस जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, 3 पार्ट्स में इस कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, ठीक है, मैट्रिक्स इसमें ज़्यादा होता है और फाइबर्स कम होते नहीं, हाँ जो फाइबर्स होते हैं बेटा वो कम होते हैं एक मैट्रिक्स के कंपेरिजन में। मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा होता है इसमें, हाँ लूजली अरेंज होंगे सर। हम इसके बाद अभी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, ईसीएफ बहुत ज़्यादा होता है, बीच बीच में स्पेस होता है, उस स्पेस में फ्लूइड होता है। मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स तो समझ ही गए होंगे बेटा क्या होता है। हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो इनर चैम्बर में कुछ फ्लूइड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये फ्लूइड है, तो ये जैसे ईसीएफ है बेटा तो वो भी एक मैट्रिक्स ही है ना, तो इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, मैट्रिक्स ज़्यादा, हम ज़्यादा ही लिखे दे रहे हैं, ठीक है। और फाइबर क्या होते हैं बेटा, फाइबर कम होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा, यहाँ पर फाइबर्स कम होते हैं, फाइबर्स लेस इन अमाउंट, फाइबर्स आर लेस इन अमाउंट माने कम होते हैं। और जो इसमें फाइबर्स अधिक होते हैं, फाइबर्स होते हैं अधिक, ज़्यादा, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या होते हैं बेटा, मैट्रिक्स कम रहते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए ये होता है डेंस। इसी वजह से डेंस होता है, वो थोड़ा सा मैकेनिकल स्ट्रेंथ का भी ये काम। मैट्रिक्स जो है बेटा ये 2 तरह से अरेंज होते हैं। अगर ये रेगुलर पैटर्न में अरेंज है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब ये बेटा जो होते हैं इनके मैट्रिक्स रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर। इसमें आता है बेटा कार्ड बोलते हैं इसको, ठीक। दूसरा होता है इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, उसको सीथ बोलेंगे। तो बेटा अब देखो ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है इसमें मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, फाइबरस पोर्शन कम होता है, फाइबर्स कम होते हैं। इसमें फाइबर ज़्यादा होते हैं, मैट्रिक्स कम होता है, इसलिए ये डेंस होता है। जो रेगुलर होता है उसको बोलते हैं रेगुलर, जिसमें मैट्रिक्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें मैट्रिक्स इरेगुलर होते हैं उसको बोलते हैं इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं बेटा एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू आते हैं। ये बेटा एडिपोज टिश्यू एरियोलर टिश्यू से ही बनता है, ये फैट स्टोरेज का काम करने लगता है, एक ही है, ठीक है, लेकिन 2 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। ये यहाँ पर टिश्यू स्टोरेज का काम करेगा, हम लोग आगे देखेंगे इसको। अब देखो बेटा इसको, अच्छा इसमें जो इरेगुलर होता है उसको कार्ड बोलते हैं, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को सीथ बोलते हैं। अब बेटा यहाँ जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये बेटा कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, कुछ अलग तरह की फंक्शन में भी और स्ट्रक्चर में भी। इसमें बेटा आता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें आता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। वैस्कुलर को बेटा हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर है बेटा। तो बेटा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है बोन, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा के, बेटा हम यहाँ पे इसको इधर थोड़ा बढ़ा के दे लिख रहे हैं, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे हमको थोड़ी जगह मिल जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू। अब जो ये है, एक होता है बेटा बोन बेटा, ठीक है, और दूसरा क्या होता है
कार्टिलेज। बोन थोड़ी हार्ड होती है, कार्टिलेज थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। ये ऑस्टियोसाइट की बनी होती है, कॉन्ड्रोसाइट में बनी होती है, ओसिन होती है, इसमें कॉन्ड्रिन होती है ना। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में बेटा दो चीज़ आती हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा क्या होता है बेटा, लिम्फ। ब्लड और लिम्फ ये कनेक्टिव, जिनको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, हार्मोन्स, ड्रग्स, इन सब और रेस्पिरेटरी गैसेस, इन सब का ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ब्लड से होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए और रेस्पिरेटरी गैसेस हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट ब्लड करता है। कुछ इम्यून फंक्शन भी हैं इसके, वो भी हम देखेंगे आगे। स्केलेटल मसल में बोन और कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज बेटा जहाँ पे बोन्स के जॉइंट्स पे भी आप लोग देखने को मिलती है। कार्टिलेज आपको ट्रेकिया पे मिलेगी, वर्टिब्रा के बीच बीच में मिलेगी। हाँ बेटा, हाँ नोज के टिप पे आपको देखने को मिल जाएगी और ईयर में भी मिलेगी आपको, ठीक है। तो इन जगहों पर आपको कार्टिलेज मिल जाएगी और बोन। तो ये जो बोन होता है या कार्टिलेज, ये स्केलेटन बनाता है। ये स्केलेटन के दोनों पार्ट हैं। तो ये बेटा बॉडी का एक ढांचा बनाते हैं, मूवमेंट में और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो जो बोन होती हैं ये मेनली तो आपको एक पूरा क्या ढांचा ही बोलेंगे बेटा, बॉडी का एक पूरा ढांचा तैयार कर देती है, ठीक है। और प्लस स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ करके बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ोगे बेटा, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे है ये, देखो इसमें लिखा होगा, ठीक है। स्केलेटल मसल के साथ जुड़ करके ये बॉडी को मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो इसके आगे बेटा कनेक्टिव टिश्यू को हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तुम लोग यहाँ तक इसको रिवाइज कर लेना, रिवाइज करते रहना बेटा, ठीक है। और जो क्वेश्चन होंगे तो उसको पूछना नेक्स्ट लेक्चर में आके। और बेटा ये एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना। और जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये इसके अभी जो हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन है, इसलिए एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। क्लियर है बेटा। थैंक यू सर। वेलकम।